दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक कॉर्नर पोर्टल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर रहे थे स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इसका ये वीडियो नंबर 2 है, मतलब सेट नंबर 2 है। इससे पहले का एक सेट अगर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप उससे शुरुआत करिए, आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये वाला जो पेपर है आपका दिसंबर को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। तो स्टेनो के 6 वीडियो करने के बाद हम लोग CHSL और CGL के वीडियोज़ को भी कवर करेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्स भी जल्दी से आने वाले हैं। और जैसे ही CPO फेज 8 का नोटिफिकेशन आता है दिल्ली पुलिस का, हम लोग इनके एग्जाम्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, मतलब इनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो इन सब वीडियोस के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, तो आप आसानी से सारे वीडियोस को यहीं पर एक ही प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के, ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें भी आप अपना माइंड मेकअप ऐसा बना के रखिए कि पहले सेट की तरह स्टेनो का दूसरा सेट भी, दूसरा क्या कहूँ मैं, आप कह लीजिए पूरे जो 6 सेट हैं वो आपके मॉडरेट टू टफ लेवल के हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि आप बिना अच्छे से स्टडी किए, बिना रिवीजन किए इनमें से 5 या 6 क्वेश्चन भी कर पाएंगे। आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आप लेवल देखेंगे बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। तो अपने आप को ऐसे ही प्रिपेयर करिए 2021 के एग्ज़ाम के लिए भी। तो इन क्वेश्चंस को करने से आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही, साथ साथ आप जानेंगे कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स कैसा पूछा जाता है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए हम सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग करना पड़े उसे वस्तु की कौन सी लागत कहा जाता है। तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, याद करने वाला क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी लागत। थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप हो गया कि आप अभी अन्य वस्तुओं का त्याग करते हैं तो आपको बाद में ज़्यादा वस्तु मिलेगी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया, मतलब कौन से भारत सरकार अधिनियम का स्थान लिया था। आपको पता होगा, जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो हम पर शासन चलाने के लिए तरीके तरीके के एक्ट लाया करते थे। वो एक्ट कौन पास करता था? वो एक्ट पास करती थी इंग्लैंड की संसद। कभी चार्टर एक्ट, कभी रेगुलेटिंग एक्ट और कभी भारत शासन अधिनियम। इस तरीके से हम पर शासन चला करता था। लेकिन 1946 में, उससे पहले घोषणा हो चुकी थी कि 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, वो भारत वालों से कहता है कि हम आपको आज़ाद तो कर देंगे, लेकिन आप भी अपने लिए एक अच्छा सा संविधान बना लीजिए। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन होता है, और हमारी संविधान सभा भारत का संविधान तैयार कर लेती पूरी तरीके से। और जो संविधान का हमारा लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 395, उसमें लिखा हुआ है निरसन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि संविधान के लागू होते ही इससे पहले जितने भी एक्ट हैं वो सब खारिज हो जाएंगे, मतलब निरसित हो जाएंगे। निरसित का मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो भारत के संविधान ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान लिया था। इससे पहले हम पर शासन इसी के थ्रू होता था। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इसी भारत शासन अधिनियम से लगभग 50% आर्टिकल सीधे के सीधे भारत के संविधान में ले लिए गए हैं, और बाकी कुछ आर्टिकल्स थे उन्हें दूसरे देशों के संविधान से लिया गया, और कुछ हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने मन से बनाए हैं एनालिसिस करके। नेक्स्ट है, तत्व की परमाणु संख्या 99 है, मतलब किसकी परमाणु संख्या है। तो टफ क्वेश्चन था ये। कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, कार्बन, इन सब का पूछता तो हम बता सकते थे, लेकिन ये काफ़ी आगे निकल गया। ये तत्व है आइंस्टीनियम, और इसी आइंस्टीनियम से एक और क्वेश्चन पूछा गया, उसका प्रतीक पूछा गया, उसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा था, दाल बाटी चूरमा मूल रूप से किस राज्य का भोजन है। तो आप समझ गए होंगे जो राजस्थान के हैं, दाल बाटी चूरमा है राजस्थान का। और इसी से मिलता जुलता एक बिहार का है बाटी चोखा, इसको लिट्टी चोखा भी कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश का है एक कुड़ी पुलाव, ये चावल होता है, इसमें तड़का मार के पुलाव बनाते हैं, और इसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि केले के पत्तों पर ही परोसें, आप बर्तनों में भी परोस सकते हैं। और असम का एक नॉनवेज बहुत ही फेमस है खार नेम से, और असम में बतख वगैरह का मांस खाया जाता है, उससे भी बढ़िया डिशेज बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 में प्रसिद्ध ओस्टेट के प्रयोग के n वर्ष पूरे हो गए, जहां n किसके बराबर है। तो ये भी टफ क्वेश्चन पूछ दिया। ओस्टेट का जो प्रयोग था, उन्होंने बताया था अगर किसी हम तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आप जानते होंगे इसी एक्सपेरिमेंट को, मतलब इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हमने ना जाने क्या क्या बना डाला। जैसे जितने भी आप जो पंखे देख रहे हैं, कूलर देख रहे हैं, टरबाइंस देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी थ्योरी से निकल के आई हैं। तो 2020 में ओस्टेट के जो प्रयोग थे
उसको 200वां वर्ष पूरा हो गया, मतलब 1820 में वो खोजा गया था, उन्होंने किया था ये वाला प्रयोग। और अगली वाली शिफ्ट में आप देखेंगे ऐसा ही एक क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया कि बताइए फैराडे का प्रयोग को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसको हम अगली शिफ्ट में देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर है। तो जो बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है मानसून की, उसके समांतर बताना है आपको। देख लीजिए ये साउथ वेस्ट मानसून है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि देख लीजिए ये तो है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये वाला हिस्सा है साउथ। तो साउथ और वेस्ट से ये मानसून भारत में प्रवेश करता है, इसलिए इस मानसून का नाम पड़ा साउथ वेस्ट मानसून। तो देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा कौन सी इसमें, ये वाली है। अब इस वाली शाखा के समांतर तो तमिलनाडु है, इसको आप जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु जो है इस बंगाल वाली शाखा का समांतर है। और एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि पूछा जा सकता है कि भारत में मानसून कहाँ पर सबसे पहले प्रवेश करता है, तो केरल के तट पे सबसे पहले आता है 1 जून को। तो इस वाले में हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के समांतर है बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, गलत बताना है आपको। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ये बिल्कुल सही है। राखीगढ़ी पंजाब में ना होकर हरियाणा में है, और पंजाब में है आपका रोपड़ नामक स्थल। और लोथल जो कि बहुत ही फेमस डॉकयार्ड था वो गुजरात में है, और कालीबंगन ये राजस्थान में है। कालीबंगन का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ जो यहाँ की खुदाई में मिली हुई हैं, इसलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और सिंधु सभ्यता से हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसके पूर्वी पश्चिमी उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन से थे। तो इसका जो सबसे पश्चिमी बिंदु था वो आज के पाकिस्तान में है, सुतकोंगेडोन नाम से दास नदी किनारे था। और सबसे पूर्वी बिंदु ये हिंडन नदी किनारे है, आलमगीरपुर, आज के मेरठ के आसपास का इलाका है ये। और सबसे नॉर्थ बिंदु है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में चिनाव नदी किनारे बसा हुआ था। और सबसे साउथ वाला बिंदु है दायमाबाद, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे विकसित है। तो ये पूरी जो सिंधु सभ्यता थी उसकी ये सीमाएं हैं, इतने क्षेत्र में फैली हुई थी वो। नेक्स्ट है, प्रमुख उच्चावच विन्यास विशेषताओं के आधार पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार को कितने प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए भारत का जो प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, इधर भी घिरा है, इधर भी घिरा है और इधर भी, तो इतने वाले नीचे के हिस्से को भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसको अध्ययन की सुविधा से हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, देखिए ये वाला जो है आपको नॉर्दर्न प्लेटू कहलाता है, और ये वाला सॉदर्न प्लेटू, और ये वाला जो है ईस्टर्न प्लेटू के नाम से इसको जाना जाता है। और इस सदर्न वाले को दक्कन का पठार भी कहा जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होगा चौरी चौरा की बहुत ही फेमस घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, जिसमें आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। तो बहुत ही फेमस घटना है, और इसी घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आता है। तो चौरी चौरा जो है वो आज के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। और एक नई चीज़ ये है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो चौरी चौरा कांड से कांड शब्द हटाएंगे, कांड अच्छा नहीं लगता है सुनने में। विज्ञान की किस शाखा में असाधारण वैज्ञानिक कार्यों के लिए एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो एग्जामिनर ने आपको फंसा दिया, क्योंकि इसका राइट आंसर तो है गणित, और यहाँ पर उसने लिखा हुआ है विज्ञान की किस शाखा में। तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो गणित वाले पे कभी नहीं जाएंगे अगर आपको नहीं पता होगा। तो आप यही सोचेंगे विज्ञान की कोई शाखा है, इसलिए रसायन भौतिक या जीनोमिक्स में से कोई होगा। तो आपको फंसाने वाला क्वेश्चन था ये। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। हालांकि नोबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, लेकिन इसी वाले पुरस्कार को नोबेल के समतुल्य माना जाने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया गणित का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कौन श्रवण बाधित हैं, मतलब डीफ हैं, जो सुन नहीं सकते, हियर इम्पेयर्ड। तो पुलेला गोपीचंद और ज्वाला गुट्टा को तो हम जानते हैं। पुलेला गोपीचंद की हमने बैडमिंटन अकेडमी का भी नाम सुना था जो आंध्र प्रदेश में है, और ज्वाला गुट्टा एक फीमेल प्लेयर हैं बैडमिंटन, बहुत बेहतरीन खेलती हैं, अभी भी एक्टिव हैं ये। तो बचे 2 लोग, राजीव बग्गा और अमेगिया। आप इनमें 50-50 खेल सकते थे। वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है राजीव बग्गा। ये इंडिया के डीप बैडमिंटन प्लेयर हैं, और जो डीफ ओलंपिक होते हैं, मतलब ऐसे ओलंपिक जिसमें केवल डीफ बहरे लोग खेलते हों, तो ऐसे ओलंपिक्स में इन्होंने 12 गोल्ड मेडल्स जीते थे लगातार। इसलिए इनको 90 के दशक में एक्टिव थे,
इसलिए इनको उस सेंचुरी का मतलब 20वीं सेंचुरी का डिफलिम्पियन ऑफ द सेंचुरी टाइटल भी मिला हुआ था। नेक्स्ट पूछा था क्यूमुलोनिम्बस किसका एक प्रकार है, वर्षा का, तुषार का, ओस का या बादल का। तो वैसे तो ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होगा कि निम्बस मीन्स होता है बादल, तो उससे आप इसको कर सकते थे। ये है बादल का एक टाइप। क्यूमुलोनिम्बस को हिंदी में कहते हैं कपासी मेघ। ये देख लीजिए, बहुत ही ऊंचे और बड़े बादल होते हैं ये, जो कि मूसलाधार बारिश करवाते हैं। इनके साथ ओला और बिजली भी आती है। नेक्स्ट पूछा था 1975 के पहले विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। अब 1983 का तो हमें जनरली पता रहता है कि कपिल देव ने जिताया था, लेकिन 1975 में जो पहला विश्व कप हुआ था उसमें कौन थे भारतीय क्रिकेट टीम के। तो उसमें थे एस वेंकटराघवन, और ये सभी लोग भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं 1975-80 के ज़माने के, जैसे कि GR विश्वनाथ, ये भी कैप्टन रहे। बिशन सिंह बेदी, ये अभी भी हैं और ये बेहतरीन बॉलर थे 1975 के ज़माने में क्रिकेट टीम में। और मंसूर अली खान पटौदी, ये भी कैप्टन रहे हैं। ये इनको टाइगर पटौदी के नाम से भी जाना जाता है। और जो आप जानते हैं ना सारा अली खान, सैफ अली खान, तो ये सैफ अली खान के पिताजी थे, मंसूर अली खान पटौदी। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से संबंधित PPF शब्द में यदि PP का उपयोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है तो अक्षर F का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है, PPF का आपको मतलब बताना है। 2P का उसने मतलब बता दिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, और आपको F का मतलब बताना है। तो आप सोचेंगे फाइनेंस या फंड में से ही कोई होगा। इन दोनों पे आपका दिमाग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी में फाइनेंस और फंड की ही बातें की जाती हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रंटियर। बिल्कुल आपको फंसाने वाला क्वेश्चन था कि आप इन दोनों में ही दिमाग लगाते रहें इकोनॉमिक्स को देखकर, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नेक्स्ट पूछा था मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं मीथेन में। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन सा 13वीं शताब्दी का एक स्मारक है। तो हमें क्या पता 13वीं शताब्दी का कौन सा है। हजार दरवाजे और दक्खल दरवाजे का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, सांची के स्तूप के बारे में हमने सुना है कि अशोक के ज़माने में बना था, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता है, बाकी 3 बचते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था 13वीं शताब्दी में। राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था इसको, और देख लीजिए ये 13वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है। इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और आपने हिस्ट्री की बुक्स में ये वाले पहिए भी देखे होंगे जो बने रहते हैं, और देख लीजिए आदमी इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, कितना बड़ा मंदिर है, कैसे बनाया गया होगा इसको। और सूर्य मंदिर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो इस दरवाजे से होकर पूरा सूर्य दिखा करता है। नेक्स्ट पूछा था संक्षिप्ताक्षर अपस्फा में अक्षर ए इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इंग्लिश वाला पढ़िए, व्हाट द फर्स्ट ए स्टैंड फॉर द एक्रोनिम अपस्फा, मतलब इसमें पहले ए का मतलब बताना है। तो अपस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो जैसा कि इसको पता चल रहा है कि स्पेशल पावर दी गई है अधिनियम के तहत किसको, आर्म्ड फोर्सेस को। मतलब अगर किसी एरिया में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो वहाँ की आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है कि आप वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करिए। तो बहुत ही खतरनाक एक्ट होता है एक तरीके से देखा जाए आम नागरिक के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में लागू होता रहता था। नेक्स्ट है अपनी मालवा विजय का जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने चित्तौड़ में किसका निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा ने करवाया था कीर्ति स्तंभ का निर्माण। ये राणा कुंभा कौन थे। कल हमने एक व्यक्ति के बारे में जाना था, राणा सांगा के बारे में, जिनका बाबर से युद्ध हुआ था खानवा का 1527 में। तो राणा कुंभा जो हैं वो इसी राणा सांगा के दादाजी थे। और एक व्यक्ति का नाम और सुना होगा आपने, महाराणा प्रताप। वो कौन थे। तो महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा थे। मतलब ये पूरा क्रम चला रहा है, महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा के दादा राणा कुंभा। और देखिए राणा सांगा का युद्ध हुआ था बाबर से, तो बाबर का पौत्र यानी कि पोता था अकबर। तो अकबर बोला महाराणा प्रताप से कि हम लोग के दादा लड़ा करते थे, आओ थोड़ा हम भी लड़ते हैं। तो ये दोनों लड़ाई करते हैं हल्दी घाटी के नाम से। 1576 में इनका युद्ध होता है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर ने लड़ाई की थी राणा सांगा से, अकबर ने लड़ाई की थी महाराणा प्रताप से, तो ये किन से लड़े थे। तो ये किसी भी मुगल बादशाह से नहीं लड़े थे, क्योंकि मुगल बादशाह पहला बाबर इनके समय में आया था, राणा कुंभा के समय में कोई भी नहीं था। राणा कुंभा भारत के क्षेत्रीय राजाओं से लड़ा करते थे, जैसे कि मालवा का राजा हो गया,
वहाँ के राजा को हराकर उनका जश्न मनाने के लिए राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ। कभी भी आप भूल जाएं तो ऐसे याद रख सकते हैं, कुंभा में का वर्ड आया है और कीर्ति में का वर्ड आया है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और देखिए बुलंद दरवाजा जो है वो अकबर ने बनवाया था अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है? तो सिंपल क्वेश्चन था, ये वर्ण विक्षेपण वाला क्वेश्चन है। जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? ये क्रम होता है उसका विवग्योर वाला, VIVGYOR। तो ये बढ़ती वेवलेंथ के क्रम में है। तो देख लीजिए इसमें पूछा है पीले रंग की प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। पीला कहाँ पर है? ये है आपका येलो। इससे बड़ा किसका होगा? ऑरेंज का। कहाँ है ऑरेंज? ये है नारंगी वाला। और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका यूज रेड लाइट या ट्रेन के सिग्नल वगैरह में किया जाता है। और वायलेट जो है वो सबसे कम होती है उसकी तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 में कौशल विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया? तो सीधा डाटा से क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। यह किया गया था 3000 करोड़ रुपए। अब आपके लिए काम का नहीं है। तो 2021 का जो बजट है वो भी पूरा डाटा से भरा हुआ है, और मैं डाटा याद कराने के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो फिर भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस बजट है, और 75+ साल के जो नागरिक हैं उनको इनकम टैक्स में छूट प्रदान की गई है कि अगर उनको पेंशन वगैरह मिल रही है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और हेल्थ बजट जो है वो पिछले साल के मुकाबले 137% कर दिया गया है, लगभग 2 लाख करोड़ के बराबर। तवल्लुह पुआन भारत के किस राज्य का एक हस्तशिल्प है? तो ये हस्तशिल्प है मिजोरम का। ये होता कैसा है इसके लिए हम एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। इसमें जो डांस किया जा रहा है मिजोरम में, ये मिजोरम का बहुत ही फेमस डांस है। इसको कहा जाता है चापचार कूड महोत्सव। इसमें जो लड़कियों ने ड्रेस पहन रखी है, स्कर्ट जो देखिए आप, इसी स्कर्ट में डिजाइन निकाली गई है हस्तशिल्प से। उसी हस्तशिल्प को कहते हैं तवल्लुह पुआन। ये जो स्कर्ट देख रहे हैं ना आप, और इसको भी याद रखिए कि मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन आया इससे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत के क्षय के मुद्दे से संबंधित है? मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है जो ओजोन परत के क्षय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में हुआ था ये। पूरी दुनिया भर के देशों ने ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाने वाले गैसें हैं उनको कम करने के लिए इस पे मीटिंग की थी। और इस तरीके का पहला जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण से संबंधित वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। और ये जो रियो सम्मेलन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुआ था ये, और 2012 में फिर से हुआ 20 साल बाद। इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। और इस तरीके के सम्मेलन की बात चले तो आपसे 2 फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? एक तो UNFCCC, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और एक और याद रख लीजिए COP, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपने सुना होगा COP25 यहाँ हुई, COP24 कॉटोबेस में हुई, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो उसी COP को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और जो अगली COP है COP26, क्योंकि 2020 में तो ऐसा सम्मेलन हो नहीं पाया, तो जो अगला है COP26 वो इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के पद पर चयन के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सारे कथन सही हैं एक को छोड़कर, कि उसे ग्रेजुएट होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति अगर अंगूठा लगाना भी जानता है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। उसके लिए असिस्टेंट लगे रहते हैं ना, वो उसको पढ़ के बताएंगे, बस उसके अंदर समझ होनी चाहिए सही और गलत की। नेक्स्ट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड्स 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो वैसे तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया कई तरह के अवार्ड देती है, उसी में से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था बाइचुंग भूटिया को। ये इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर हैं। इनको सिक्किमीज स्निपर के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, ये सारे इनको मिल चुके हैं। और ये जो अपनी पोजीशन है वो फुटबॉल में स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। तो इन्हीं को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो पहली हमने देखी थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। दूसरी लड़ी गई थी अकबर वर्सेस हेमू के बीच 1526 में। और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अकबर और हेमू वाला। नेक्स्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है C/5 F-32/9।
तो जब इस फॉर्मूले आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, कि -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट ये बराबर होते हैं पैमाने पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युगांतर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो देखिए, युगांतर पार्टी नहीं थी, ये पार्टी होने से पहले एक पत्र हुआ करता था युगांतर नाम से। और इस युगांतर पत्र को चलाया किसने था, किसने संपादित किया था? तो दो व्यक्तियों का नाम जान लीजिए। एक तो बारिंद्र घोष थे और दूसरे थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो ये बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, ये उन्हीं के भाई थे। और बारिंद्र घोष, इनके भाई थे अरविंदो घोष, यही इसका राइट आंसर भी है। तो होता क्या है, ये दोनों लोग एक समिति बनाते हैं अनुशीलन समिति के नाम से, जो कि बंगाल में क्रांतिकारी विचार फैलाने में नंबर 1 पार्टी थी। जब 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के बाद में ये पार्टी काफ़ी सक्रिय हो गई थी। अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था इस पार्टी ने। तो इन्हीं लोगों ने पहले अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, फिर बाद में युगांतर पत्र निकाला, और इसी युगांतर पत्र से एक युगांतर पार्टी नाम की अलग से बन जाती है संस्था। और इसके संस्थापकों में से अरविंदो घोष, जो कि बारिंद्र घोष के भाई थे, वो भी इसके संस्थापक थे। और इन्हीं अरविंदो घोष ने बाद में पौंडीचेरी में अरिबिलो आश्रम की स्थापना की थी, क्योंकि वो क्रांतिकारी से संत बन चुके थे। संत क्यों बने? क्योंकि हुआ कुछ ऐसा था कि इस अनुशीलन समिति के 2 और व्यक्ति थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उन दोनों ने एक अंग्रेज था किंग्सफोर्ड, उस पर बम फेंककर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। तो उन दोनों को पकड़कर उन पर अलीपुर बम केस का मामला चलाया गया। उसी में साथ में इनको भी पकड़ लिया गया, अरविंदो घोष को। तो ये तो बाद में छूट गए थे, क्योंकि जिस गवाही के गवाह से ये पकड़े गए थे वो मर जाता है, तो चित्तरंजन दास इनके पक्ष में लड़ाई लड़के इनको बचा लेते हैं, और उसी कैद के दौरान जेल में इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाद में ये संत बन जाते हैं। नेक्स्ट था, मार्च 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्रेक द चेन नाम से एक व्यापक हाथ धोने का अभियान शुरू किया था? तो ये मार्च में किया था केरल ने। करंट का एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बदले, कि अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, एक ही बार में एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च करके। इससे पहले ये रिकॉर्ड अपने भारत के पास था। भारत ने 2017 में एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट भेजे थे। नेक्स्ट है, 24 मार्च 2020 को किस पूर्व मुख्यमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे कश्मीर के उमर अब्दुल्ला। और ये जो फारूक अब्दुल्ला देख रहे हैं आप, ये उमर अब्दुल्ला के पिता हैं, और इनके भी पिता थे शेख अब्दुल्ला, जिनको जानते होंगे शायद आप। इसके बदले हमें करंट का क्वेश्चन देखते हैं कि अभी हाल में श्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में है, उसकी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान जो है वो साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। अपने भारत के संविधान के 8वें भाग में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से आप किसी में भी एक का साहित्य लिखिए और ये वाला पुरस्कार जीत लीजिए। अब देता कौन है इसको? इसको देती है के बिरला फाउंडेशन। तो पहली बार इसको जीता था हरिवंश राय बच्चन ने। इनकी जब आप फोटो देखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये अमिताभ बच्चन की फोटो क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, तो इनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती है। और अभी हाल में लेटेस्ट किसने जीता? लेटेस्ट जीता है 2019 में सिंधी भाषा के लेखक वासुदेव मोही ने। नेक्स्ट है, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? डीजल, पानी, सरसों का तेल या नारियल का तेल? तो इनमें से जो सबसे अधिक घनत्व है पानी का। जब घनत्व ज़्यादा है, इन सब का घनत्व कम होगा, तो ये पानी की सतह पर तैरने लग जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग कितने में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ये तो चौथे भाग में है। नेक्स्ट है, श्रीनगर की जामिया मस्जिद इस्लामिक जगत की अन्य प्रमुख मस्जिदों में से काफ़ी अलग है। इसके निर्माण में गुंबदों के स्थान पर किस आकार की बहुमंजिला छतों का इस्तेमाल हुआ है? हमने देखा था जितनी भी मस्जिदें हैं उसमें गोल गोल गुंबद बनाए जाते थे ऊपर, जैसे कि हमने बीजापुर का गोल गुंबद देखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें गुंबद जो हैं वो पिरामिड के आकार के बने। उसकी फोटो देखिए आप, ये है कश्मीर की जामिया मस्जिद, और इसके जो गुंबद हैं वो पिरामिड की शेप के बने हुए हैं। देख लीजिए आप, दोनों यहाँ भी पिरामिड के शेप के बने हुए हैं। नेक्स्ट है, पीके बनर्जी जो भारत के महान फुटबॉलर थे वो किसके रूप में खेलते थे? तो हम पीके बनर्जी को ही नहीं जानते तो ये कैसे जानेंगे किसके रूप में खेलते थे? तो मार्च 2020 में इनकी डेथ हुई थी, तो उसी से रिलेट करके ये पूछ लिया गया।
ये थे स्ट्राइकर के रूप में खेलते थे। इसकी जगह करंट का क्वेश्चन करते हैं। कभी हाल में प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस थी, इनको सभी पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर वी शांता कैंसर विशेषज्ञ। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय गान में उत्कल शब्द किस आधुनिक राज्य को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल सही, उत्कल करता है ओडिशा को। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कांस्य पदक कब जीता था? इसमें फंसा दिया आपको। जो पुरुष हॉकी टीम है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है। डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपको केवल रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। और हमारी जो भारत की टीम है उसका प्रदर्शन ओलंपिक में काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों से इसका प्रदर्शन खराब हो गया है, लेकिन शुरुआत में आप देखिए 1928 में जीता, 1932 में जीता, 36 में 3 साल लगातार, फिर 1948 में जीता। इस पर एक मूवी भी आई थी गोल्ड, शायद आपने देखी होगी। और 1952, 1956 3 साल फिर से लगातार, और यहाँ 1964, 1980 में भी जीता। फिर इन्होंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि ब्रॉन्ज मेडल कब जीता था? टोटल तो अभी तक 11 मेडल जीत चुकी है। 1980 में गोल्ड जीता था, और वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1972 है। अब पता नहीं एग्जामिनर ने किस बेस पे ये क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी में प्रयुक्त लैटिन शब्द लेटराइट का क्या अर्थ है? तो पता नहीं क्या अर्थ है। अब लैटिन भाषा तो हम लोग जानते नहीं है। वैसे लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा होता है। चाय की खेती के लिए प्रयुक्त होती है। चाय, कॉफ़ी और जो काजू है इसमें अच्छी मात्रा में उग सकते हैं। असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में पाई जाती है। लेकिन इसमें लेटराइट का अर्थ क्या है? तो इसमें जो लेटराइट का अर्थ है वो होता है ईंट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो हर साल लगभग मार्च में जारी होता है। इस साल का 2021 वाला अभी जारी नहीं हुआ। वैसे इसका जो राइट आंसर था वो था 144वां स्थान था 156 देशों में। इसकी जगह हम करंट का क्वेश्चन करते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है चौथा, और सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे पर रसिया और तीसरे पर चाइना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है? तो लोकगीत है पश्चिम बंगाल का बाउल। और मांडो किसका लोकगीत है? मांडो है गोवा का। कजरी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बिहार का है। और लोटिया लोकगीत है राजस्थान का। नेक्स्ट है, कितनी मूलभूत एसआई इकाइयाँ होती हैं? तो 7 होती हैं, सबको पता है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। और 2 और हैं जो सप्लीमेंट्री के रूप में काम करती हैं, कोण और घनकोण। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय परिस्थितियों में मौजूद सहिष्णु पौधों को क्या कहा जाता है? द प्लांट्स टॉलरेंट टू डेजर्ट कंडीशन आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? उनको कहते हैं जीरोफाइट। हमने क्वेश्चन देखा था जीरोप्थाल्मिया नाम से। तो जीरो का जो मतलब होता है वो होता है सूखापन। उसमें आँख सूखी हुई थी, इसमें है सूखी हुई जगह। तो हिंदी वाले से आप इसको पकड़ सकते थे कि यहाँ पर मरु लिखा है और इस वाले में भी मरु लिखा है। वैसे जनरली ऐसी हिंदी लिख के आती नहीं है, देवनागरी लिपि में ही इस वाले वर्ड को यहाँ पर लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं? तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है हमारे 25 से 28, और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो 12 से 35 तक दिए गए हैं भाग 3 में, जिनमें इसको कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। जैसे कि 14 से 18 तक जो हैं वो समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, और एक लास्ट बचता है 32 वाला, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसमें जो आर्टिकल छूट गए हैं आप सोच रहे होंगे 12-13 में क्या दिया है और 33, 34, 35 में क्या दिया है, तो वो मूल अधिकार नहीं है। उन सब में ये बताया गया है कि मूल अधिकार किस प्रकार से लागू होंगे और उनको लागू कौन करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो इनमें से हम एक को भी नहीं जानते, तो ये कैसे बताएंगे कौन नहीं है प्रसिद्ध? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पृथ्वीराज कपूर। एक गायक नहीं थे, ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर थे। आप इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपने ये वाली मूवी देखी होगी मुगले आजम, तो आप इनको जरूर जानते होंगे। इसमें ये जो ये वाले हैं जिन्होंने अकबर का किरदार निभाया इस मूवी में, वही है पृथ्वीराज कपूर। और इन्हीं पृथ्वीराज कपूर के लड़के का नाम था राज कपूर, और राज कपूर के लड़के का नाम था ऋषि कपूर, और उनके लड़के का नाम है रणबीर कपूर।
शायद अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और ये वाली जो एक्ट्रेस हैं यही है मधुबाला, इन्हीं की हुस्न की धार करती थी लोगों के दिल पर बार। तो वैसे तो अब ये दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, उनके चाहने वाले भी जा चुके हैं, और गलती से भी आप ये मूवी देख ना लीजिए, नहीं तो आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे फिर। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि कभी बाद में समय मिले तो इसको देखिएगा। इसका जो क्लाइमैक्स है वो बड़ा ही अच्छा है। इसको देख के आपको पता चलेगा कि हमें अनारकली की गलत कहानी सुनाई गई है। अकबर अनारकली से प्यार नहीं करता था कि उसने इसको मरवा दिया हो, बस वो तो इसके खिलाफ था कि एक नाचने वाली भारत की महारानी नहीं बन सकती। तो कभी समय मिले तो उसको देखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान की सीमा से नहीं लगती है? तो इसके लिए हम मैप देखते हैं। ये है देखिए राजस्थान। तो इसमें से जो महाराष्ट्र है उसकी सीमा हमारे राजस्थान से नहीं लगती है। और ये वाले देख लीजिए, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब की सीमा लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है पेरियार नदी नहीं बहती है पूर्व की ओर। वैसे भारत की मोस्ट ऑफ नदियाँ पूर्व की ओर ही बहती हैं। कुछ 8-10 नदियाँ ही हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। उनमें से 3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नदियों को भी बताऊंगा आपको मैं। तो पेरियार तो इसका राइट आंसर हो गया। इसके अलावा आपको 2 याद रखना है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और भी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सिंधु नदी मिलने वाली नदियां हैं, चिनाब, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास। और यहाँ पर एक लूनी नदी है जो कच्छ के रण में समा जाती है, वो भी पश्चिम में बहती है। तो उन सबको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 240O निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसको इतना रबड़ की तरह खींच दिया गया आर्टिकल 243 को, ये है पंचायतों से संबंधित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। अरुंधति राय द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और अरुंधति राय की एक बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इससे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। 1997 में इनको मान बुकर प्राइज भी मिला था इसके लिए। और ये जो बुक्स देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ पपीज जो है वो अमिताभ घोष की है। अ सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। इस पर तो नेटफ्लिक्स पे पूरी की पूरी सीरीज बन चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली। और फास्टिंग फीस्टिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनीता देसाई की। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, विश्व तपेदिक दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 वाली से हमें नहीं मतलब है, 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। ये देख लीजिए, वर्ल्ड टीबी डे के बारे में बताया गया है। और वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। और इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि इसमें 2030 तक को इंडिकेट किया गया है। मतलब WHO ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम पूरी दुनिया से टीबी को खत्म कर देंगे, और वर्तमान में चल रहा है 2021। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने देखे इस सेट के 50 क्वेश्चंस को। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।